गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद सभी को, नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है पहला कि प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। चलिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है और ये क्वेश्चन संभावित है कि आपको मिल भी सकता है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर। तो बिल्कुल सही जवाब है। पतंजलि जो रहते थे वो आपके पुष्यमित्र शुंग के यहाँ रहते थे। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। याद रखिएगा कि आपके शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यमित्र आपके शुंग थे। याद रहेगा ना। चलिए पतंजलि ने अगर पूछे कि पतंजलि ने, तो पतंजलि ने महाभाष्य पुस्तक की रचना किया है। किस प्रकार की रचना, तो इनकी एक पुस्तक थी पतंजलि की महाभाष्य की। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी। चलिए यहाँ पर बताना है गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी। टू का जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर। याद रखिए गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका इनमें से थी, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रभावती गुप्ता। कौन थी, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रभावती गुप्ता आपकी थी। ठीक है ना। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। कौन थी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से 5 इंडीज जो आपके हैं कौन थे, मतलब ये 5 इंडीज में आपके कौन कौन आते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो देखो आपको अगर याद हो हिस्ट्री में हमने जो पढ़ाया था कि आपके पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और आपके उड़ीसा, इसको अपने अंडर में इन्होंने ले लिया था। मतलब देखा जाए तो इन्होंने 606 से लेके 643 तक इन्होंने शासन किया था, है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। पहली बार अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है एग्जाम में। चलिए भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है। चलिए रामानुज को जाता है, मध्वाचार्य को, रामानंद को या रामदास को। चलिए बहुत ही साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल जवाब सही आ रहा है। यहाँ पर आपका रामानंद को जाता है। किसे जाता है, तो रामानंद। ऑप्शन क्या बच जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है। तो बताइएगा यहाँ पर कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किसने नहीं दिया है। तो चलिए 5 का जवाब देना है। देखो सबसे पहले नींव रखी थी किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, है ना। और आपके इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवा दिया था, है ना। ये तो आपके दोनों क्लियर हैं। यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने आपके कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाया था, ये भी आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो आपका है इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया है, जो कि सभी जितने भी साथी हैं जवाब सभी का जवाब आ चुका है। ऑप्शन सी आपका जो राइट आंसर है बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की आपकी उपाधि दी गई है। चलिए लोकमान्य की उपाधि से किसे जाना जाता है। चलिए 6 के जवाब देना है और बहुत ही स्पीड के साथ यहाँ पर जवाब आ रहे हैं। चलिए काफ़ी विद्वान साथी जुड़े हैं जिनकी स्पीड बहुत ही हाई है, व्यक्ति ही जवाब यहाँ पर आ रहे हैं और आपका जवाब हो जाएगा सी, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक। क्या, बाल गंगाधर तिलक का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। ये एक भारतीय राष्ट्रवादी थे, पत्रकार भी थे और शिक्षक भी थे, सामाजिक सुधारक भी थे। ठीक है ना, और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। तो ये देखो क्वेश्चन आपके 2019 से लगातार पूछा जा रहा है, कई परीक्षाओं में 19 में भी 20 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आपको जवाब देना है। इतना इजी हो गया है, इतनी बार पूछा गया है कि इजी हो गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा ए नंबर, आसिफ उद्दौला। किसके द्वारा बनवाया गया था, तो आपके आसिफ उद्दौला के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है ना। कब बनवाया गया था ये भी डेट आपको याद रखना है, 1784 में। कब बनाया गया था, तो 1784 में ये आपका बनवाया गया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया गए आंदोलन का नाम क्या था। चलिए बताइए, अंग्रेजों के विरुद्ध ये आपका आंदोलन था, किसके द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार के द्वारा आपका प्रारंभ किया गया और इस आंदोलन का नाम आपसे पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, अगर आपको आ रहा है तो जवाब जल्दी से दीजिएगा। चलिए जवाब यहाँ पर कुछ लोगों ने जवाब दिया है, यहाँ पर आपका ए नंबर, लाल कुर्ती आंदोलन, जो कि जवाब बिल्कुल सही है, खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर, लाल कुर्ती आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अगर हम आपसे पूछे कि इनका जन्म, तो इनका जन्म हुआ था 1890 में हुआ था, पेशावर में। कहाँ हुआ था, पेशावर में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तें हैं, क्या शर्तें नहीं है। मतलब एक आदर्श गांव कैसे हो
सकता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। लेकिन यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग किया है। तो देखो, जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, ये गांधी जी ने कहा है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। और अगला पॉइंट दिया है, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। तो ये पॉइंट भैया ये तो आपका नहीं है ना, भाईचारे के लिए पूजा करना आवश्यक नहीं होती है, बस गले मिलकर आपस में रहिए, यही एक भाईचारा होता है ना। तो ये आपका जवाब गलत हो जाएगा, है ना। वहीं पर इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, तो सही है ना। भोजन कपड़ों के मामले में आत्म कह रहा है कि आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो मतलब आपका जवाब ए सही था, सी सही था, डी सही था, लेकिन ये ऑप्शन जो आपका है ये आपका गलत है, ये गांधी जी का सिद्धांत नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व धर्म संसद 1893 क्या दिया है में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। यहाँ पर बताना है कि जो आपके स्वामी विवेकानंद थे, इन्होंने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, कब, तो 1893 में, और कहां पर भाग लिया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए काफी लोगों ने जवाब दिया है यहाँ पर आपका सी नंबर, और काफी जवाब दे रहे हैं यहाँ पर बी नंबर। तो देखो ये जिसका राइट आंसर आ रहा है कि इसका बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है। इन्होंने शिकागो में दिया था, कहां पर आपके शिकागो में आयोजित हुआ था धर्म सम्मेलन, है ना, सर्व धर्म सम्मेलन हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया भी था, ठीक है ना। चलिए और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छा, ये क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपके स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद है, इनके बचपन का नाम पूछ लेता है। तो याद रखिए इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त था इनके बचपन का नाम था, ठीक है। जन्म की बात करते हैं तो जन्म हुआ था कोलकाता में, ठीक है, जन्म हुआ था कोलकाता में। और एक क्वेश्चन और बनता है 12 जनवरी से, क्या बनता है, 12 जनवरी को क्या बनता है बताइए। इन्हीं से क्वेश्चन बनता है 12 जनवरी को क्या राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जो जन्म दिवस है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इतने क्वेश्चन आपके बन सकते थे और कोई भी एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है इनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है। चलिए 11 का जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा। चलिए प्लेटिनम आपसे पूछा गया है, प्लेटिनम। चलिए यहाँ पर देखो ये चीजें क्या होती हैं आपकी अपडेट में रहती हैं, अपडेट होती रहती है ना। तो चलिए यहाँ पर आपका 11 का जवाब हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। आपका दक्षिण अफ्रीका 11 का ऑप्शन आपका ए जवाब आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो 68.32% यहाँ पर होता है, और आपके रूस में होता है 15.52% होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। बताइए, भूमध्य रेखा के बारे में हमने आपको बताया भी है ना। चलिए जिन लोगों को टाइम काम वगैरह है, चलिए तो बताइए यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा। तो देखिए 12 नंबर में यहाँ पर देखिए कह रहा है कोलंबिया से देखो जाती है ना, केन्या से भी जाती है और आपके इंडोनेशिया से भी जाती है। कुल मिला के देखा जाए तो आपकी जो भूमध्य रेखा है वो आपके कितने, तो आपके 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने, 13 देशों से होकर गुजरती है। एक आपके है सावो टीम से, ठीक है ना, गैबान से, कांगो गणराज्य से, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, और आपके करवती है और इक्वाडोर है, कोलंबिया और ब्राजील, ठीक है। कुल मिला के आपको याद रखना है 13। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, धुंध जो नमी के कणों से बना है कहलाता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, धुंध जो नमी के कणों से बना है कहलाता है। क्या कहलाता है, चलिए यहाँ पर आपको 13 का जवाब देना है। 13 का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, तो चलिए 13 का जवाब क्या बन जाएगा। तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, कोहरा। क्या होता है, कोहरा, इसका जवाब बन जाएगा ए नंबर, कोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है। चलिए हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में किसे जानते हैं। चलिए देखो यहाँ पर हिंद महासागर दिया है, ना कि प्रशांत महासागर, और हिंद महासागर दिया है तो क्या जवाब। क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि है। चलिए नया क्वेश्चन लग रहा होगा, फिर से समझिएगा कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्र भूमि है, और ये पड़ती है आपके कहाँ पर, तो आपके राजस्थान में। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राजस्थान में। आपने सुना होगा सांभर झील, सांभर नामक झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्र भूमि है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखो पंचवर्षीय योजना आपकी खत्म हो गई है, लेकिन क्वेश्चन आना यहाँ पर बंद नहीं हुआ है, लगातार क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो था तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। क्या, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बन जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है। चलिए आपने पढ़ा भी होगा, है ना, आप लोगों के समय ऐसा हुआ है तो आप लोग जरूर यहाँ पर बताएंगे अवमूल्यन मतलब क्या होता है। अवमूल्यन मतलब होता है अन्य देशों की तुलना में, है ना, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम होना। मान लीजिए जैसे आपका, मान लीजिए कि आपका भारत है और आप मान लीजिए कोई दूसरा आपका देश, है ना, अगर उस देश की तुलना में अगर आपकी मुद्रा क्या होती है, बहुत ही कम वैल्यू की हो जाती है, तो मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? जो आपकी बैंकिंग सिस्टम है भारत में, उसके सुधार में से एक शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो देखो, पहला है घटी हुई CRR और SLR, ये तो भारत में बैंकिंग के सुधारों से आपका है। फिर दिया है ब्याज दर का विनिमय करना, ये भी आपका है। फिर क्या है, नई पीढ़ी बैंक आपका, ये भी है। लेकिन वर्धित वर्धित आपका SLR है, ये हमने आपको बता भी रखा है कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। ये सुधार से संबंधित नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सार्वजनिक बैंक, क्या दिया है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? चलिए बताइएगा जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर C नंबर। चलिए देखो, C नंबर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर आपका बनेगा C नंबर आपका हो जाएगा, है ना। शाखा बाजार पूंजीकरण में कुल जमा में इसकी सर्वाधिक जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? चलिए ये क्वेश्चन देखते हो, लगता है पिछले वाले मॉडल पेपर के उठा के रख दिए गए हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर आपका परिवार हो जाएगा, मतलब सकल घरेलू बचत में तो आपका कौन योगदान करता होता है, तो आपका परिवार होता है, ठीक है। ये हमने पिछले मॉडल पेपर में विस्तार से बताया भी है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान को माना गया है, जो आपका भारतीय संविधान है कैसा है, संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है, या रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक है, कैसा है? जवाब दीजिएगा। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर, कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी। तो जवाब बिल्कुल ऐसा है, एकात्मक आपका है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए डी नंबर आपको बताना है, एकात्मक नहीं बताना है, इसका डी बताना है। हमने पिछले मॉडल पेपर में बता भी रखा है, इसलिए कहते हैं हर एक मॉडल पेपर को देखिए, ताकि अगर कोई नया क्वेश्चन मिलता भी है तो उसे आप रट लीजिए। एग्जाम में जरूरी नहीं होता है कि जो आप पढ़ के जाए वही मिले। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस सेट आप हमेशा करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों के संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो आपके मूल कर्तव्य हैं, है ना, इनको जो जोड़ा गया भारतीय संविधान में, वो किसकी संस्तुति के आधार पर, है ना, किसके प्रयासों के आधार पर जोड़ा गया? तो यहाँ पर आपका 22 नंबर क्या बनेगा? तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका भी स्वर्ण सिंह समिति, क्योंकि जब संविधान बना था, है ना, तब आपके मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, किसके प्रयासों से? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है कि जो मूल कर्तव्य हैं, जो मूल कर्तव्य क्या संविधान के अंग थे प्रारंभ में? तो बोलोगे नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? चलिए बताइए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी, 12 सदस्यों को। कितने? 12 सदस्यों को, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? 24 का जवाब देना है, और इस प्रकार के क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार बता भी दिया है। चलिए बताइए इसका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी। तो ये बताइए क्या नीलम संजीव रेड्डी बिल्कुल सही है? तो चलिए अगर सही है तो हम लॉक कर देते हैं नीलम संजीव रेड्डी। अगला बताइए, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर होता है। तो देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन घुमा के पूछे जा रहे हैं। कह रहा है ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ये बताइए ब्लॉक स्तर पर कौन मिलेगा? ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? तो याद रखिए ब्लॉक स्तर पे जो आपको मिलता है वो होता है पंचायत समिति। क्या होता है? ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, पंचायत समिति। याद रखिएगा कि ग्राम स्तर पर होता है ग्राम सभा। क्या? ग्राम स्तर पर होता है ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पर होता है पंचायत समिति, और जिला स्तर पर होता है जिला परिषद समिति। क्लियर हो गया ना? ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? चलिए शुद्ध जल का जो आपका घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, कितनी होती है? चलिए यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन आ रहा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि जब जल जमता है तब इसका घनत्व क्या होता है? बताइए, जब जल होता है ना, जल जो होता है क्या होता है? जब जम जाता है तो इसका जो घनत्व होता है क्या होता है? बढ़ जाता है या घट जाता है?
बताइएगा। तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, कुछ लोग कह रहे हैं ए नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब जल जमता है तब इसका घनत्व जो होता है वो घट जाता है, लेकिन आयतन बढ़ जाता है। क्या? आयतन बढ़ जाता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर, कि इसका घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और इसका जो क्या होता है, आयतन क्या होता है, देखते हैं कि बर्फ क्या होती है? बढ़ जाती है। बर्फ क्या होती है? आकार में थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, मोम और घी के पिघलने पर घनत्व बढ़ता है ना। दोनों में आपके अलग हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है प्राथमिक रंग क्या होते हैं। प्राथमिक रंग क्या होते हैं? तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि घर में आपकी क्या होती है? टीवी होती है। क्या घर में जो आपकी रंगीन टीवी होती है उसमें कितने कलर होते हैं? तो याद रखिएगा 3 ही कलर होते हैं। कौन? लाल, हरा, नीला, ये 3 ही कलर होंगे। तो आपके उपयुक्त सभी आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। ये तीनों रंग आपके क्या कर देते हैं? हर कलर में डिवाइड कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? चलिए 29 का जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी करिए। बताइए ऑक्सीजन की खोज जो की थी किसने किया था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है 29 नंबर में। तो काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं यहाँ पर बी नंबर। याद रखिए ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो आपके पिस्टले ने किया था। किसने किया था? पिस्टले ने किया था। पिस्टले ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, वास्तव में देखा जाए तो ऑक्सीजन तत्व की खोज आपकी किया था आपके सोले नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत वक्ष जो होता है वो कौन सा होता है? चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या बन जाएगा? तो थोड़ा सा कठिन आपको लग सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ लेंगे तो शायद आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा इनमें से सबसे, क्योंकि आपके 4 पार्ट होते हैं, है ना, तो इनमें से जो आपका होता है बायां निलय, कौन? ऑप्शन बी हो जाएगा। जो बायां निलय होता है ये आपका होता है। ठीक है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। ये सबसे मजबूत वक्ष आपका होता है, बायां निलय होता है। क्यों? इसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। क्या? इसमें ऑक्सीजन युक्त क्या होता है? रुधिर होता है। फिर भी यह इतने वेग से रुधिर को महाधमनी में भेजता है कि वह पूरे शरीर तक पहुंचा सकता है ना। इतना प्रेशर इसमें होती है, इसमें बड़ी ताकत होती है। ये क्या करती है? शुद्ध रक्त को पूरे बॉडी में पहुंचा देता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इससे अब आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है तो उन क्रमिक संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? चलिए क्वेश्चन आपका मैथ का क्वेश्चन है। अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो आज इस प्रश्न का जवाब तुरंत आप जवाब दे सकते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर दिया है 5 क्रमिक संख्याएं, क्रमागत दिया गया है ना। तो देखिए यहाँ पर दिया है 33 दिया ना, तो 2 आगे लीजिए 2 पीछे लीजिए। यहाँ पर एक हो जाएगा क्रमागत में 34, फिर आपकी हो जाएगी 35, यहाँ पर आपका हो जाएगा 32, यहाँ पर हो जाएगा 31। अब पूछा गया सबसे बड़ी, तो ये बताइए 5 में सबसे बड़ी कौन सी है? 35 आपका जवाब बन जाएगा। अर्थात ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर। इसी प्रकार से क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? यहाँ पर जवाब देना है। तो देखिए उत्कर्ष का विलोम यहाँ पर आ रहा है अपकर्ष, तो बिल्कुल जवाब सही है। उत्कर्ष का हो जाता है अपकर्ष होता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? मीन का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या बन जाएगा? चलिए 37 नंबर जवाब दीजिए। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा डी मत्स्य होता है। क्या? मत्स्य होता है। थोड़ा सा हम फास्ट में चलने वाले हैं, थोड़ा फास्ट होने वाले हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा नजर को जमाए रखिएगा। कह रहा है माइकल ने गाना गाया, इस वाक्य में कौन सा काल है? माइकल ने गाना गाया, इसमें पूछा गया है काल कौन सा है? तो बताइए भूतकाल है या भविष्यकाल है या वर्तमान है? तो यहाँ पर 38 नंबर में क्या बन जाएगा? 38 का जवाब बन जाएगा गाना गाया। तो मतलब क्या हो जाएगा? भूतकाल में, क्योंकि गाना गा चुका है ना। ऐसा तो नहीं है गाना गा रहा है, ऐसा तो बोला नहीं है। इसका मतलब है आपका जवाब हो जाएगा भूतकाल। अगला क्वेश्चन दिया है जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? तो चलिए जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहेंगे? तो 39 का जवाब क्या बनेगा? उसे अनंत कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे अनंत कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो पैराग्राफ है उसको हम अभी क्लास में अभी बाद में सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो हम पैराग्राफ को छोड़कर जो जीके के हैं उसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद पैराग्राफ सॉल्व करेंगे। विद्यार्थी के उदाहरण आपको बताना है कौन सी संधि में? विद्यार्थी, विद्याधनर्थी, क्या बनेगा? विद्याधनर्थी बनेगा। अर्थात आपका जवाब बन जाएगा दीर्घ स्वर संधि। क्या? ऑप्शन बनेगा डी दीर्घ स्वर संधि। इसका पैराग्राफ अभी हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। यहां पर सॉल्व कर लेते हैं जीके से रिलेटेड। कह रहा है किस बैंक ने एमएसएमई के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया है? एक बैंक है, इसने लॉन्च किया है ऑनलाइन व्यापार मेंटरिंग प्रोग्राम के लिए। इस बैंक का नाम क्या है? तो इस बैंक का नाम क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं तो आप आसानी से समझिए और सुनिए, क्योंकि करंट फेयर है, जरूरी नहीं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका जो आपका जवाब बनेगा वो आपका बन जाएगा ए नंबर। इंडियन बैंक ने ये आपका प्रेरणा लॉन्च किया, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? तो चलिए इसका जवाब क्या बन जाएगा? 10 दिसंबर, जो कि सभी का जवाब बिल्कुल राइट है। मानव अधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। ठीक है, जवाब बन जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हेन द रिवर स्लीप, क्या दिया है? व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है?
चलिए, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा? इन क्वेश्चनों को नोट किया करें, जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन होते हैं उनको नोट किया करें, यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो याद रखिए, ये आपके उपन्यास है जिसका नाम है क्या? तो 72 का ऑप्शन डी, ये आपके स्टेरीन कायर, क्या स्टेरीन कायर, इसका जवाब बनेगा डी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला दिया है कि इखलास खान का रोजा जो मकबरा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? चलिए, इखलास खान का रोजा अर्थात जो मकबरा है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 73 का जवाब देना है, 73 नंबर में। ये है आपके कहाँ पर? आपके बदायूं में। याद रखिए, इसका राइट आंसर बनेगा डी, आपके बदायूं में। कहाँ पर है? आपके बदायूं में, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो संबंधित है आपके कहाँ से संबंधित है? चलिए, 74 नंबर में जवाब देना है। चलिए, ऑप्शन आ रहा है सी, ब्रजभूमि से। कहाँ से? ब्रजभूमि से, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जनजातियां पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियां हैं और ज्यादातर बाकुंडा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती है। ये बताइए, बंगाल की ये जो जनजाति है जो कि आपके बाकुंडा में और पुरुलिया में पाई जाती है, ये जो जनजाति है नाम क्या है? इसका नाम है संथाल जनजाति। याद रखिए, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? संथाल जनजाति, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, आबू धाबी की राजधानी क्या है? चलिए, जवाब देते रहिए। आबू धाबी की जो राजधानी है वो आपकी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर बनेगा यूनाइटेड अरब अमीरात। क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा ए नंबर, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसका जवाब राइट हो जाएगा। क्योंकि तीनों देखने से पता चल रहा है कि आपका जवाब तुक्का मारोगे भी तो आपका जवाब ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, गले में खराश बहुत है। बताइए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? चलिए, यहाँ पर बताना है इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था। कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था कौन? तो देखिए, आपके यहाँ पर वीवी गिर भी थे, न्यायमूर्ति हजरतुल्लाह भी थे, बीडी जत्ती भी थे, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। तो 7 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा बी नंबर। ठीक है ना, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, इन संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कुल मिला के ये पूछा गया है कि 1971 में लोकसभा की सीटें निर्धारित कर दी गई थी कि इतनी ही सीटें रहेंगी। कब तक? 2026 तक ये निर्धारण कर दिया गया था, कितनी रहेंगी। चलिए, किसी को पता है? तो चलिए, पता है तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। यहाँ पर जवाब आ गया ऑप्शन ए नंबर, तो बिल्कुल जवाब सही है आपकी 543। कितने? 543, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र दिया है। क्या? निर्वाचन क्षेत्र दिया है, क्योंकि लोकसभा की निर्वाचन जो आपकी वोट होते हैं वो 543 होते हैं, और दो जो आपके हुआ करते थे वो आपके कौन? तो आपके एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। ठीक है ना, जो कि आपके राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। ठीक है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम जो आयु है वो आपकी कितनी है? चलिए, लोकसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है? 79 का ऑप्शन आपका बी आ गया है। यहाँ पर 25 वर्ष होती है। कितनी? 25 वर्ष होती है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वहीं पर 30 वर्ष होती है किसके लिए? तो आपके राज्यसभा के लिए होती है, 30 वर्ष होती है, और वोट देने के लिए जरूरी होती है 18 वर्ष। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है वो आपकी क्या है? पोर्ट ब्लेयर की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी? तो 80 का जवाब यहाँ पर देना है। तो आपका जवाब हो जाएगा क्या? यहाँ पर नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना। पोर्ट ब्लेयर राजधानी कहाँ की है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है पोर्ट ब्लेयर। आपका जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि करंट अफेयर को आप लोग पढ़ते रहेगा, लगभग 1 साल की करंट अफेयर आपको पढ़ना है। ठीक है। यहाँ पर दिया, भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत की गई है किस सरकार के द्वारा? भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? तो आपके असम सरकार के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, असम सरकार आपका जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सदीर जापारोव को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? देखिए, ये राष्ट्रपति का नाम क्या है? सदीर जापारोव, और ये चुने गए हैं आपके ऑप्शन डी, आपके किर्गिस्तान के चुने गए हैं। ऑप्शन बनेगा डी, किर्गिस्तान, आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा पुस्तक के जो लेखक हैं, या आपकी इस पुस्तक के लेखक, देखो यहीं से जो पुस्तकें वगैरह होती हैं इन्हीं को पढ़ लिया करें, नोट कर लिया करें, क्योंकि अगर 50 पुस्तक भी पढ़ लेंगे तो लगभग वहीं से आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 63 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर ये नंबर, ये है आपके करण जौहर की है। किसकी है? करण जौहर की है। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन। सॉरी, इसका है विधु विनोद चोपड़ा की है, माफ करिए, इसका जवाब बनेगा ए नंबर। ये है विधु विनोद चोपड़ा की है। 63 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, इसका ए नंबर आपका बनेगा ए नंबर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत को कितने वर्षों की अवधि हेतु IUCN समर्पित एशिया संरक्षित भागीदारी के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है?
तो देखो यहाँ पर दिया गया है IUN, है ना, IUCN समर्पित एशिया संरक्षित भागीदारी में जो साध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है भारत को, ये चुना गया है 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। और ये बदलते रहते हैं, आपके देश आते रहते हैं, किसी भी देश को चुना जा सकता है। अब ये देश को, अपने भारत को 3 साल के लिए चुन लिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है एशियाई वाटर वर्ल्ड जनगणना किस राज्य द्वारा आयोजित की गई है? तो देखिए यहाँ पर दिया है एशियाई वाटर बर्ड जनगणना किस राज्य द्वारा आयोजित की गई है। IMP क्वेश्चन आपका दिया है, कुछ ही क्वेश्चन है जिनको आप सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। चलिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 65 नंबर में ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन आपका बन जाएगा बी नंबर, आपका हो जाएगा बी नंबर, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है कि विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग जो कि 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के निर्माण किस बांध पर किया जाएगा? तो देखिए, ये विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग है जो कि 600 मेगावाट की है सौर ऊर्जा, और निर्माण किया जाएगा बांध में कौन से? तो 66 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर की बांध की बात करते हैं तो यह कहाँ पड़ता है? तो आपके MP में पड़ता है, MP के खंडवा जिले में। ठीक है, MP के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर। किसमें? नर्मदा नदी पर है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये सबसे बड़ी फ्लोटिंग है जो कि 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है किस भारतीय अमेरिकी को दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक नामित किया गया है? चलिए, कौन ऐसे भारतीय हैं जिन्हें दक्षिण अमेरिका के वरिष्ठ निदेशक के रूप में नामित किया गया है? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आपके सुमोना गुहा। क्या नाम है? सुमोना गुहा। इसका राइट आंसर बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल किसने लॉन्च किया है? देखो, ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित है ना, आपके स्वास्थ्य से संबंधित आप यहाँ पर दे सकते हैं प्रोटोकॉल है फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस, और लॉन्च किया है किसने? तो भाई स्वास्थ्य से संबंधित हैं, तो आपके यहाँ पर याद रखिएगा, आप हर्षवर्धन मत लगाइएगा। ये लॉन्च किए आपके नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बनेगा बी नंबर। किसने? आपके नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन बनेगा कौन सा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रामविलास पासवान का निधन हो गया है, वे कितनी बार लोकसभा में सांसद के तौर पर आपके निर्वाचित हुए? तो याद रखिएगा कि जो भी आपके सांसद रहे हैं और इनका निधन हो गया है, वहां से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे कारनामे भी किए हैं, इस कारण के क्वेश्चन बनते हैं। लगातार देखा जाए तो आपके 9 बार, कितने? 9 बार। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? 8 दिया है, तो आपका एवरेज में लगाना है। यहाँ पर 9 आपका अगर होता ऑप्शन तो आप 9 को लगा देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका 8 बार आपके बने हैं, याद रखिएगा, और 2 बार राज्यसभा की भी बने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखो ये क्वेश्चन नंबर आपका 70 आपका हो। अगला है आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? बताइए, इनमें से आत्म जो उपसर्ग है वो किसमें नहीं है, किसमें नहीं है? तो चलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा? 44 नंबर में देखिएगा, 44 नंबर में। तो देखो यहाँ पर आत्मसम्मान दिया है ना, है आत्मीय दिया है और आत्मनिर्भर दिया है, लेकिन परमात्मा में नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। शताब्दी समास आपको बताना है, शताब्दी में कौन सा समास है। चलिए 45 का जवाब देना है। हमने आपको बताया भी है कि बहुत ऐसे आपको गद्यांश मिलेंगे जो आपको घुमाएंगे फिराएंगे, है ना, आपका टाइम वेस्ट कराएंगे, है ना। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया और लगा कि नहीं इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन को देख लिया जाए। तो क्वेश्चन को देखने से पता चला ये तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर शताब्दी मतलब होता है जो 100 वर्ष होते हैं, क्या 100 वर्ष होते हैं उसे शताब्दी कहते हैं, जो कि एक संख्यावाची है। तो क्या बोलेंगे? द्विगु समास आपका जवाब हो जाएगा राइट। अगला गद्यांश बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, जिसे हम यहाँ पर 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। देखो दिया, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प आपको बताना है। कह रहा हवा चले अनुकूल तो नावे नौसिखिए भी खेल लेते हैं। मतलब कह रहा है कि अगर ये नदी है और इस नदी में अगर इसी प्रकार अगर धारा बह रही है और नाव अगर इसी तरफ चल रही है, तो अगर नौसिखिया भी होगा जो खेलना नहीं जानता होगा वो भी आसानी से नाव खेलेगा, है ना। फिर कह रहा है सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं, है ना। सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं, मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, नमन उन्हें जो लौटा लाते हैं गई बहारों को, फैलाकर हाथ किसी के सम्मुख झुकना आसान है। अभी इसका हम अर्थ पूछेंगे, याद रखिए इसका हम अर्थ पूछेंगे, समझते चलिए किसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है ना। फिर दिया है बहती नदियां से पानी की प्यास बुझाना आसान है, नित्य खोदने कुएं जो सबकी प्यास बुझाता है, वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। मतलब ये हुआ कि इसमें बात किया गया है बहादुर लोगों की, है ना, बहादुर लोगों की बात किया है। तो देख लेते हैं क्या दिया है। कह रहे कभी उन्हें नमन कर रहा है जो, क्या किन्हें नमन कर रहा है? तो कभी उन्हें नमन कर रहा है, किसे कर रहा है भाई? तो दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, क्या
दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। मतलब यहाँ पर आप देखते हैं, आप लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं कि नहीं? लगभग सब लोग देखते हैं। लेकिन मोटिवेशनल वीडियो जो होते हैं वो 2 दिन ही काम करते हैं। क्या 2 दिन ही काम करेंगे, इससे ज्यादा काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई आपके सामने सम्मुख आ जाए और आ जाने के बाद वो ऐसा काम कर जाए तो जीवन भर आप याद रहोगे और उसके अनुसार बनने का तरीका सोचोगे। सहारे के लिए क्या आता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, सहारे के लिए होता है, बी नहीं, यहाँ पर सी हो जाएगा सहारा। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है, पानी पी प्यास बुझाना आशा है, इसमें अलंकार पूछा है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, पानी पी प्यास बुझाना आशा है, इसमें पूछा है अलंकार कौन सा है। तो 48 वाले में याद रखिए, पानी 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 मतलब पा पा पा, क्या पा वर्ण की बात की रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, अनुप्रास अलंकार इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपकी गद्यांश में देखो मिल रहे हैं। अगला है, समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है। समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है, किन्हें सदा सम्मानित करता है? तो देखिए कि अपने कामों में सबका हित करते हैं। क्या? अपने कामों से सबका हित करते हैं। उनका तो काम हो भी रहा है और दूसरों का भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और अगला दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि कविता के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं होता है जो, सॉरी यहाँ पर कवि है, तो कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं होता है जो, कैसे व्यक्ति होते हैं? तो परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं। क्या? परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं। उनका जीवन आसान नहीं होता है, बहुत ही कठिनाई से होता है। मतलब उन्होंने सारी मुसीबतें, सारी दिक्कतें उन्होंने झेला होगा, है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। तो थोड़ा सा यहाँ पर पद्यांश होता है, टफ जरूर होता है। तो चलिए, जय हिंद सभी।